दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्टीप्लेनेशन के बारे में। ऑल्टीप्लेनेशन होता क्या है ना, क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यूपीएससी सीएससी 2021 ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो बाउंसर यूजुअली रहता है, उसमें ये इन्होंने इस बार ये पूछा था ऑल्टीप्लेनेशन क्या होता है ना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले भी सजेस्ट करता था, अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी करता रहूँगा। प्लीज़ इसको देखकर डायरेक्टली डरिए मत। पहले बात तो यह बाउंसर क्वेश्चन रहता ही है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर से दूसरा चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो इसका हिंदी वाला वर्जन जरूर से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। उच्चस्त समतलन, देखो उच्चस्त मतलब थोड़ा कोई ऊंचा वाला रीजन में, समतलन मतलब कुछ प्लेन वाला एरिया रहेगा। समझ रहे हो बात, है ना। देखो इतना भी समझ गए ना, तो भी अगर कुछ ना कुछ लिख कर आ जाओगे तब 1-2 नंबर भी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। बट अल्टीमेटली अगर कुछ भी 100% छोड़ के आ गए तो क्या मिलेगा आपको यार, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो एनीवेज चलो देखते हैं अल्टीप्लेनेशन होता क्या। बट अल्टीप्लेनेशन को देखने के लिए, समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पेरीग्लेशिएशन ना। पेरीग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। क्या होता है, देखो एक होता है ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी जो ग्लेशिएटेड एरियाज में होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होता है बताओ तो। देखो पहले मैं आपको बेसिक्स बतला दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ दैट आप लोगों को कुछ नहीं पता है ना। तो देखो ग्लेशियर्स वो आइस बॉडीज होते हैं ना, जो कि मूव करते हैं धीरे धीरे। देखो कहीं पर अगर सोचो कोई पहाड़ में अगर आइस है ना, तो उसको सिंपली आप ग्लेशियर नहीं बोल सकते हो, राइट। वो आइस्ड माउंटेन आप जरूर बोल सकते हो, बट ग्लेशियर आप तब उसको बोलोगे ना जब उसके ऊपर जो आइस है वह मूव कर रही है डाउन द स्लोप, धीरे धीरे ही मूव करे, क्यों ना भाई, है ना। बट वो मूव करना चाहिए, तब हम उसको ग्लेशियर्स बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो होता है ग्लेशियर रीजन्स, जो कि यूजुअली पोलर रीजन्स में मिलते हैं, हाई ऑल्टीट्यूडनल रीजन्स में मिलते हैं, क्लियर है। अब देखो सोचो यह वाला रीजन ग्लेशियर रीजन है, ठीक है। अब इसका इर्द गिर्द आजू बाजू वाला जो रीजन है ना, उसको हम लोग कहेंगे पेरीग्लेशियल रीजन, ठीक है। जहां पर हमें ग्लेशिएशन वाले जो इम्पैक्ट्स है वहां पर भी देखने को मिलते हैं, बट एक पर्टिकुलर सीजन में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो वो कौन सीजन होता है, ऑफ कोर्स विंटर भाई मेरे, ठीक है। तो एनीवेज आप समझ गए पेरीग्लेशियर रीजन्स क्या होते हैं। ये वो रीजन्स होते हैं जो क्या ग्लेशियर्स के मेन जो ग्लेशियर रीजन है उसके पेरिफेरल रीजन्स में जो मिलते हैं ना, उसको हम लोग पेरीग्लेशियल रीजन्स कहते हैं, ठीक है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है मार्जिन्स ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। और ये रीजन ऐसे होते हैं जहां पे मतलब जो सब सॉइल्स है ना, वो पेरिनियली मतलब 12 महीना ये सब फ्रोजन स्टेट में ही रहते हैं। परमाफ्रॉस्ट रीजन सुने हो ना नाम, राइट। वो कहाँ पे मिलता है भैया, ये पेरीग्लेशियल रीजन्स में ही तो परमाफ्रॉस्ट मिलते हैं। परमाफ्रॉस्ट होता क्या है, यह वो वाला मिट्टी है जो क्या जमा हुआ रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 के 12 महीने ही, ऑलमोस्ट मतलब 100% नहीं, कभी कभी ये पिघल भी जाता है ना। वो क्या होता है चलो डिस्कस करते हैं। देखो पहले बात तो सोचो, या एक तो आपने समझ लिया दैट हाँ पोलर रीजन में ग्लेशियर रीजन हमें मिलता है, बट मैंने क्या बोला, एक हायर ऑल्टीट्यूडनल रीजन्स में भी होता है क्या नहीं। ऑल्टीट्यूड मतलब जो मीन सी लेवल से जो एक ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचा है उसको ऑल्टीट्यूडनल, जैसे ऐसे अगर आप ऊंचा जाते रहोगे ना तो मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में आप जा रहे हो, ठीक है। तो सोचो हाइयर ऑल्टीट्यूड में, राइट, जहाँ पे आइस लाइन के ऊपर वाला मैं रीजन बोल रहा हूँ, ठीक है। वो रीजन में तो पूरा ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स रहेंगे, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट ले लो, ठीक है, वो क्या है, वो ग्लेशियर्स है पूरा, राइट। अब जो मेन जो ग्लेशियर रीजन है ना, उसके आजू वाला जो रीजन है, इन रीजन्स में हमें पेरीग्लेशियल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, इसीलिए हम लोग इस रीजन को पेरीग्लेशियल रीजन्स भी बोलते हैं। सोचो देखो ये जैसे ग्लेशियर है ना, बट इसके आजू बाजू वाला रीजन जो है ना, इन रीजन्स में भी हमें ग्लेशियर एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये रीजन हमें पेरीग्लेशियल बेसिकली लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलती है ना। सवाल यह होता है दैट पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म तो बोल रहा हूँ भाई, हमें ये भी समझ में आ गया दैट ग्लेशियर्स के आजू बाजू वाला पेरीफेरी वाला रीजन्स में हम लोग पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म देखते हैं, बट इसके कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। जी हाँ एब्सोल्युटली, जैसे ये ऐसे रीजन्स है ना जहाँ पर मीन एनुअल टेम्परेचर जो है -15 से -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें देखने को मिलता है, राइट। फ्लूवियल एक्शन लीस्ट होता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्शंस यहाँ पे जो भी देखने को मिलता है हमें, वो ग्लेशियर्स के कारण हमें एक्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा विंटर्स
विंटर्स लॉन्ग, बहुत लंबे विंटर्स और बहुत ही कूल विंटर्स होते हैं। इनफैक्ट अगर मैक्सिमम टेम्परेचर भी जाता है ना, वो मैक्सिमम 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, 10 डिग्री से नीचे ही। अब आप खुद सोचो ना, 10 डिग्री में कितनी कनकनी ठंडी होती है, हमें हीटर चलाना पड़ता है ना, और वहाँ पे इन जनरल वही रहता है। बट यही जो टेम्परेचर होता है ना, जो मैक्सिमम 10 डिग्री जाता है, वो भी लेकिन उसमें ही ये थोड़ा थॉइंग एक्टिविटीज हमें देखने को मिलता है, राइट, जिसके कारण हमें मतलब ग्लेशियर्स या फिर पेली ग्लेशियर्स रीजन में वेरियस लैंड फॉर्म्स बनते हुए दिखते हैं, और इसी का तो इम्पैक्ट है जिसके कारण हमें ऑल्टीप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो चलो, जब हम लोग आगे स्लाइड्स में डिस्कस करते रहेंगे तब हम समझेंगे दैट ऑल्टीप्लेनेशन एक्चुअली में होता क्या है, इसलिए डरो मत, ठीक है। तो एनीवेज देखो, क्लियरली लिखा ही हुआ है दैट थॉइंग भी होता है सरफेस आइस का। बट ये कौन से सरफेस आइस का होता है बताओ तो? यह वाले रीजन का होता है, ऊपर वाला जो सॉइल के नीचे वाला। और इस वाले रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? इस वाले रीजन को हम लोग एक्टिव लेयर कहते हैं, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम फ्रीजिंग एंड मतलब फ्रीजिंग तो नहीं, थॉइंग एक्टिविटीज जो है हमें ज्यादा देखने को मिलता है। वो भी ऊपर का, सबसे ऊपर का 1 मीटर तक ही हमें जो थॉइंग एक्टिविटीज है ना, वो ज्यादा डोमिनेंट देखने को मिलता है। क्योंकि ज्यादा अगर सोचो, यहाँ पर अगर बर्फ जमा हुआ है ना ये वाला रीजन में, तो इतना भीतर भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन रिस्पेक्टिवली अलूफ रहता है, जैसा जितना जमा हुआ है वो जमा हुआ ही जिंदगी भर रहता है। बट ऊपर में जो भी हम थॉइंग एक्टिविटीज देखते हैं, वो ऊपर के 1 मीटर वाले रीजन में मैक्सिमम तक हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? नाउ टॉप सॉइल देखो, क्लियरली लिखा हुआ है टॉप लेयर, जिसको हम लोग एक्टिव लेयर कहते हैं। यहाँ पर भी 1 मीटर तक हमें फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शंस डोमिनेंट होता हुआ दिखता है। इसका मतलब यह नहीं बोल रहा हूँ मैं दैट इसके भीतर नहीं होगा जरूर, बट डोमिनेंट जो है ना वह इस 1 मीटर तक में होता है, जहाँ पर ये जो रीजन है ये सीजनली थॉर्ड हो जाता है एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे टेम्परेचर में। इनकम्प्लीट वेजिटेशन कवर हमें देखने को मिलता है, पूरा वेजिटेशन कवर यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप खुद सोचो ना, वेजिटेशन होने के लिए हर एक ट्रीज तो आपका बर्फ में नहीं उग सकती है ना यार, कॉमन सेंस लगाओ आप, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो है ना हमें इनकम्प्लीट मतलब वेजिटेशन कवर दिखता ही नहीं है ना। और पेलीग्लेशियल क्लाइमेट भी जो है, ये इनके 2 मेन सब टाइप्स होते हैं। चलो ये तो खैर आपको एडुकेशन के लिए अगर आपको पढ़ना है, बट अभी का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैं आपको अलग तरीके से बतलाऊंगा। एनीवेज, अभी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑल्टीप्लेनेशन के बारे में, है ना। तो ऑल्टीप्लेनेशन मैंने जैसे बोला, पेरीग्लेशियल रीजन में जो एक्टिव लेयर है आपका जाके जमीन का, वह धीरे धीरे थॉ होने लग जाता है। वो थॉ कब होता है बताइए तो? विंटर से जब समर का ट्रांजिशन होता है ना, या फिर समर से विंटर का ट्रांजिशन, उस समय हमें थॉइंग एक्टिविटी ज़्यादा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम है। आप खुद ही सोचो ना, ठंडी हो गई है, ठीक है, पूरी बर्फ जमी हुई है, सोचो ये वाला रीजन है पूरा जमा हुआ है इसका भीतर का, है ना। अब ये पिघलेगा कब? जब विंटर समर जब स्टार्ट होगा ना, है ना। तो जब ये विंटर जब समर जब स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम डोमिनेंटली ऊपर का 1 मीटर तक का जो रीजन है वो पिघलेगा तो वो अपने साथ जो सॉइल है उसको भी नीचे लेकर आएगा, है ना, लेकर आएगा ना। बट क्या होगा ना, समर में भी एक पॉइंट ऑफ बाद में जो है ना, वो सॉइल में भी जो भी मॉइस्चर रहती है सॉलिफ्लक्शन के कारण, वो मॉइस्चर भी धीरे धीरे इवापोरेट हो जाती है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आता है दैट इज समर के विंटर के बीच वाला ट्रांजिशन में, जब वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट होता है। विंटर में तो खैर पूरा जमा ही हुआ रहता है, बट समर से विंटर वाला ट्रांजिशन में जो है ना वो जमना स्टार्ट होता है, और विंटर से समर वाला ट्रांजिशन में वो पिघलना स्टार्ट होता है। क्लियर है? और देखो, मोस्ट आइडियल टाइम तो देख ही लिए, पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म बनने का भी यही चीज होता है। और पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म में, क्योंकि देखो क्या होता है ना, दैट हमारा जो अर्थ है वह अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ अगेन एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो है कहीं पर सुबह होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं पर रात होगा, राइट। जब सुबह होता है तब मैक्सिमम जो है पिघल मतलब लाइक थॉइंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, जब रात को जो है तब फ्रीजिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली फ्रीजिंग थॉइंग, फ्रीजिंग थॉइंग, फ्रीजिंग थॉइंग। तो क्या बोला, डे टाइम में थॉ एक्टिविटीज होंगे, नाइट टाइम में फ्रीजिंग एक्टिविटीज होंगे, जिसके कारण जो वहाँ की जो सब सॉइल रीजन है ना, ये वाला रीजन जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। समझ रहे हो बात? और यही डिसइंटीग्रेट होने के कारण ही हमें वेरियस लैंडफॉर्म्स बनते हुए दिखते हैं ना। सवाल होता है दैट ये लैंडफॉर्म ज़्यादातर हमें किस रीजन में देखने को मिलते हैं भैया? देखो, ओवरऑल जितना भी ग्लोबल रीजन है ना, उसका 20% ऑफ द एरिया है ना, उस रीजन में हमें ज़्यादातर पेरीग्लेशियल रीजन्स एक्टिविटीज़ देखने को हमें मिलते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम एरिया अगर अलास्का का, यूएसए ऑफ कोर्स ये इस रीजन में है ना, कनाडा, साइबेरिया है ना, ऑल्सो फाउंड इन लो लैटिट्यूडनल एरियाज, दैट इज लो लैटिट्यूड मतलब ये वाले रीजन जैसे हिमालयाज, लो लैटिट्यूड। पर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, एक चीज छूट गया है, वह है हाई ऑल्टीट्यूड,
ठीक है, लो लैटिट्यूड साथ ही साथ हाई ऑल्टीट्यूडनल रीजन, जैसे हिमालय इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जैसे एल्प्स इज वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है भैया, देखो जो हम लोगों ने जो ग्लेशियशन प्रोसेस में पढ़ा है ना, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों ने जो पढ़ाया हुआ है, वही प्रोसेसेस यहाँ पर भी होती है। नाउ अगेन, अगर आप लोगों में से वैसे जन है जो क्या बिल्कुल नए हैं एंड उन्हें कुछ भी नहीं आता है, देन यू कैन एनी टाइम जॉइन आवर क्लासेस गाइस, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। वी विल श्योरली हेल्प यू आउट। आपके कोई भी कैसे भी डाउट है, डाउट भी क्लियरेंस 100% हो जाएगा, बट मेक श्योर दैट ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रॉपरली आना ही पड़ेगा। जैसे कॉन्जेली फ्रैक्शन, वो क्या होता है, बेसिकली मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ही तो होता है रॉक्स का। कॉन्जेली फ्लक्शन, उसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सॉलिफ्लक्शन ही तो होता है। फ्रॉस्ट हीविंग, निवेशन, ये अलग ही अपना कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत मस्त वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो क्या आपको बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि देखो इन्हीं प्रोसेस के कारण जो है ना, यही सारे प्रोसेस के कारण जो है अल्टीमेटली हमें ऑल्टीप्लेनेशन देखने को मिलता है कोई भी रीजन में। नाउ सवाल यह होता है दैट ऑल्टीप्लेनेशन होता क्या है भैया, कैसे होता है। देखो क्या होता है ना, मैंने बताया ना, एक तो फेज होता है कॉन्जेली फ्रैक्शन का, जहां पर आपका जाके वेदरिंग एक्टिविटीज होती है ड्यू टू रेगुलरली थॉइंग एंड फ्रीजिंग एक्टिविटीज, क्लियर है। एक होता है फ्रॉस्ट हीविंग, राइट। फ्रॉस्ट हीविंग अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है, जिसको मैं अलग से कभी अलग से क्लासेस में भी अगर आप चाहे तो ले लूँगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन नेक्स्ट इज कॉन्जेली फ्लक्शन। अब देखो कॉन्जेली फ्लक्शन में क्या होता है, मैंने बोला था ना दैट कौन सा पीरियड होता है जब इस टाइप के एक्टिविटीज ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, वह है विंटर से समर वाला ट्रांजिशन, राइट। अब ध्यान से सोचना, विंटर से समर, ठीक है। अब विंटर में क्या करकराके की ठंडा है ना, अब समर में क्या धीरे धीरे सोचो ठंडी अगर है, ठीक है, तो ये एक्टिव लेयर तो जमी हुई रहेगी ना जी, यहाँ पे तो बर्फ से जमा हुआ रहेगा। बट जैसे समर आ गया तो ये पिघलेगा भी कहाँ पर, मैक्सिमम 1 मीटर तक ही हमें पिघलने का एक्टिविटीज देखने को मिलता है डोमिनेंटली, राइट। तो सोचो ये ऊपर वाला लेयर पिघल गया, ठीक है। अब अगर पिघलेगा और अगर सोचो ये वाला ऊपर वाला लेयर अगर स्लोपिंग एक्टिविटीज में, ये स्लोपिंग रीजन में है, ठीक है, तो ये तो धीरे धीरे नीचे आएगा ना जी। पिघलने का मतलब क्या, ये जो सॉइल है ना, इस सॉइल के भीतर जो आपका जाके बर्फ है वो भी पिघल रहा है, मतलब वो पानी बन जा रहा है, मतलब पानी और सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो मिलकर तो नीचे आएगा ना जी। कॉमन सेंस सा बात लगाओ ना, वो जैसे नीचे आता है ना तो इस टाइप की कुछ चीज़ें बनती हुई दिखती है। देख रहे हो एकदम लग रहा है ना, जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उनका आपका जाके मुंह में झुर्रियाँ आ जाती है ना, पूरे शरीर में झुर्रियाँ आ जाती है, वैसे ही देखो हमारे इसमें भी क्या बोलते हैं, लैड में भी इसी टाइप का कुछ दिखता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो एक एक्टिविटीज़ है, बट इसके साथ जो फ्रॉस्ट हीविंग भी होता है ना, उसके कारण, और फ्रॉस्ट हीविंग और ऑफकोर्स कॉन्जेली फ्रैक्शन, उसके कारण फर्दर ये टूट के और भी नीचे गिर जाता है, राइट। उसके कारण ऑफकोर्स ये मतलब लार्ज एंगल में जो है ऑल्टीप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, अभी भी ऑल्टीप्लेनेशन का डेफिनेशन जो है पूरा कवर ही नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, अभी तो ये स्टार्टिंग ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दैट रेट ऑफ कॉन्जेली फ्लक्शन जो है, मतलब कॉन्जेली फ्लक्शन दैट इज सॉलिफ्लक्शन जो हो रहा है ना, ये वाला, ये किस फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है पता है, ग्रेन का साइज, दैट इज यहाँ पर जो मिट्टी है या फिर जो भी सॉइल पार्टिकल्स है, क्ले पार्टिकल्स है, उसका साइज क्या है, राइट, कंपोजिशन क्या है उसका, अमाउंट ऑफ मेल्ट वाटर, वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ मेल्ट वाटर है, और अमाउंट ऑफ मेल्ट वाटर फर्दर किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा बताओ, यहाँ के टेम्परेचर के द्वारा ना, कॉमन सेंस लगाओ भाई। डेप्थ ऑफ फ्रीज थॉ, कितना रीजन तक ये फ्रीजिंग या फिर थॉइंग एक्टिविटीज हो रही है, जैसे यूजुअली तो ये 1 मीटर होता है, बट क्या हर केस में 1 मीटर होता है क्या, नहीं ना, चेंज तो होते रहता है ना यार, अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अकरिंग ओवर देयर, राइट। ओवर से वेजिटेशन कवर, वैसे तो इसमें ज़्यादा वेजिटेशन कवर एज सच होता नहीं है, बट अगेन जो भी वेजिटेशन कवर होता है वो इसको ज़रूर से इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण हमें इस टाइप के थॉइंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। और थॉइंग एक्टिविटीज़ के कारण क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये चीज़ देखो नीचे आ रही है ना, तो कभी कभी क्या होता है स्टेयर केस टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। जैसे देखो ये भी थॉ होकर नीचे आ रही है ना, देखो ये वाला जो स्टेयर केस टाइप का फॉर्मेशन देख रहे हो, ऐसे करके स्टेयर केस टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस टाइप का स्टेयर केस जैसे फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग ऑल्टीप्लेनेशन कहते हैं ना। ऑल्टीप्लेनेशन होता क्या है, क्लियरली लिखा हुआ है, ये एक प्रोसेस है जहां पर रिलीफ का रिडक्शन होता है। वो कहाँ पर रिलीफ होता है, ये भैया प्रेजेंट, ये आपका जाकर पेरिग्लेशियल रीजन्स में जो रिलीफ होता है ना, सोचो ऐसे रिलीफ है, राइट, और ये कन्वर्ट होके ऐसे हो गया, देख रहे हो, समझ रहे हो। तो ऐसे पहले ऐसे था, अभी कन्वर्ट हो गया या ऐसे हो गया, तो ये क्या हो रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ का रिडक्शन ही हो रहा है,
है ना, अंडर पेलिग्लेशियल कंडीशन, जहाँ पर क्या सॉलिफ्रैक्शन, फ्रॉस्ट हीविंग एक्टिविटीज डोमिनेंट है, ठीक है, उसके कारण हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। कहाँ पर मेनली देखने को मिलता है? ग्रीनलैंड, अलास्का, नॉर्वे वाले रीजन्स में जो है ये डोमिनेंट होता हुआ दिखता है हमें, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मेशन होता है सब हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म का एट रिलेटिवली हाइयर ऑल्टीट्यूड, किस प्रोसेस के थ्रू? सॉलिफेक्शन एंड डिफरेंट रिलेटेड अदर प्रोसेस जैसे फ्रॉस्ट हीविंग एंड ऑल, राइट। कहाँ पर? या तो हाइयर एल्टीट्यूडनल एरिया में, दैट इज सोचो आपका जाकर इन एंड अराउंड हिमालयाज, ठीक है, एंड या फिर आपका हाइयर लैटिट्यूडनल एरियाज में, जैसे यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा ही ग्रीनलैंड, अलास्का, नॉर्वे वाले रीजन में। नाउ ये जो नाम है ना ऑल्टीप्लेनेशन, पता है किसके द्वारा प्रपोज किया गया था सबसे पहले? एकिन के द्वारा। 1960 में ये अपना काम कुछ कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट अलास्का में, तो उसके बाद इन्होंने ये वर्ड दिया था ऑल्टीप्लेनेशन, ठीक है। अब देखो यह अकेले नहीं है, और भी दूसरे भी जोग्राफर्स थे जैसे केयरनेस। 1912 में इन्होंने यह टर्म यूज़ किया था, बट टर्म जो है ना कुछ दूसरा यूज़ था उनका, से कॉन्सेप्ट सेम है बट टर्म था इक्विप्लेनेशन, ठीक है। और वैसे ही 1946 में ब्रायन ने भी सेम चीज़ को यूज़ किया, बट नाम उनका क्या दिया? क्रायोप्लेनेशन। आप क्या ज़्यादातर क्या पढ़े हैं? यही वाला ना, क्रायोप्लेनेशन ही ना पढ़े हैं। किनके द्वारा दिया गया था ये टर्म? 1946 के द्वारा, ब्रायन के द्वारा दिया गया था, जो कि जनरल इन नेचर था, बट कॉन्सेप्ट तीनों सेम है। क्रायोप्लेनेशन भी वही है, इक्विप्लेनेशन भी वही है, ऑल्टीप्लेनेशन भी सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपको दैट ऑल्टीप्लेनेशन, इक्विप्लेनेशन और क्रायोप्लेनेशन तीनों सेम है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जहाँ पर क्या होता है, एक कोई भी जो लैंडस्केप है वो रिड्यूस हो जाता है थ्रू द सॉलिफ्लेक्शन प्रोसेसेस, और एक स्टेयरकेस टाइप ऑफ रीजन हमें बनता हुआ दिखता है, जहाँ पर बिल्कुल हमें समिट जो है फ्लैटेंड होता हुआ दिखता है। समिट क्या होता है? देखो, जैसे एक होता है पीक, एक होता है समिट, राइट। समिट क्या होता है ना, जैसे ये सोचो, ये हुआ पीक, ये भी हुआ पीक, ये भी हुआ पीक, बट ये हुआ समिट। समिट वो रीजन होता है जो कि सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है? समिट जो है फ्लैट होता हुआ दिखता है, मतलब यूजुअली समिट तो नहीं, हाँ ये वाला रीजन आप बोल सकते हो, यू कैन टेल इट, बट हाँ ये समिट कहाँ पर सिचुएटेड होता है? पेरीग्लेशियल वाले रीजन में, ठीक है। तो समिट क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। क्यों? अगेन सॉलिफ्लेक्शन के कारण भाई, वही चीज़ तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, और इसी के कारण ऑल्टीप्लेनेशन टेरेसेस का फॉर्मेशन होता है। सोचो एक रीजन यहाँ है, ठीक है, सोचो ये है, ऐसा करके रीजन है ना। अब यहाँ पे सॉलिफ्लेक्शन होके इस वाले रीजन का जो है ना, इस वाले रीजन का वह जो भी मतलब थॉइंग एक्टिविटीज़ के कारण यह प्लेन हो गया, दैट इज़ पहले यह ऐसा था, बाद में यह कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो क्या हमें प्लेन ही ना देखने को मिल रहा है यार? बट हाँ ऐसे यूजुअली नहीं होता, ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है हमें, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब देखना यह भी लेकिन एक एंगल बना रहा है, यह भी एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, समझ रहे हो, और ये भी जो है स्लैंट हाइट में है। इनफैक्ट एंगल अगर देखोगे, ये जो स्कार्प्स देखो, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? स्कार्प ही ना कहते हैं जी। ये एंगल जो है ना अराउंड 15 से 22 डिग्री का होता है, और ये टेरेस जो है ना 800 मीटर तक वाइड होता है। देखो ये वाला टेरेस में बात करो, 800 मीटर है ना तक वाइड हो जाता है। इनफैक्ट द हाइट ऑफ टेरेसेस आर सेपरेटेड बाय स्कार्प्स, दैट इज एक टेरेस का दूसरा टेरेस से जो हाइट है ना, ये वाला 2 मीटर से 12 मीटर तक रेंज करता है, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ ऑल्टीप्लेनेशन जो है, यहाँ पे कॉन्जेलिफ्लेक्शन भी होता है, कॉन्जेलिफ्रैक्शन भी होता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ दैट आपको होलिस्टिक वे में ऑल्टीप्लेनेशन एक्चुअली में होता क्या है, मेन जो चीज़ तो समझ में आ गई होगी, और कोई भी आज से एग्जाम हो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। अगर सॉल्व कर पाओगे तो प्लीज़ यार नीचे में लाइक बटन को हिट कर देना, एटलीस्ट इट विल एनकरेज अस टू मेक मोर एंड मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस, टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस इन फ्रंट ऑफ यू। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।